स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। म्हारो राजस्थान की शुरुआत सीधे महाकुंभ से। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा। महाकुंभ शुरू होने से पहले आयोजन की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे हैं। आज सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था और इसके साथ ही सीएम योगी कई अखाड़ों में भी गए, वहां पर साधु संतों से मुलाकात की। उसके साथ ही मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो 13 जनवरी से चलने वाला ये महाकुंभ 25 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों का ये कार्यक्रम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इस बार महाकुंभ के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं ताकि जो लोक संस्कृति है, जो विरासत है, जो परंपरा है, उसको इसके जरिए उकेरा जा सके और एक पायदान पर हम और आगे बढ़ सके। महाकुंभ में इस बार 30 से 40 करोड़ों के लोग आने की संभावना है। एक पूरे देश की एक पूरी जनसंख्या के हिसाब से इस बार महाकुंभ में लोग आने के लिए तैयार है। इसलिए चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो रेल की व्यवस्था हो, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो हम निगरानी की बात करें, चाक चौबंद सब कुछ, मतलब सारी फैसिलिटीज इस बार महाकुंभ में की गई हैं। और इसलिए खुद इसको मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच गए हैं। 2 दिन तक वो महाकुंभ में रहेंगे। कल मीडिया सेंटर्स का भी उद्घाटन उन्होंने किया। जो लोग आ रहे हैं वो कहां रुकेंगे, साधु संतों के अखाड़ों में भी गए, उनका भी हालचाल जाना। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज भी वो सारे जितने भी वहां पर आयोजन किए जा रहे हैं, जो चीजें वहां पर आयोजित की गई हैं, किस तरीके से उन सब की निगरानी करेंगे, उन सब को देखेंगे कि सब कुछ सही ढंग से है कि नहीं है। 19 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अस्थायी सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। और 2 रोज बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और वहां पर तैयारियां अपने चरम पर है। इस बीच वहां से एक भव्य तस्वीर सामने आई। रात के इस वीडियो में कुंभ क्षेत्र का नजारा दिव्य और भव्य दिख रहा है। पूरा कुंभ क्षेत्र रोशनी से सराबोर दिखा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें देखिए आप। ये कुंभ की तस्वीरें हैं, वो कुंभ जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा शहर जगमगा उठा है, ऐसा मानो कि तारों से नहा उठा है। आसमान के जो तारे जगमग करते हैं वो मानो धरती पर उतर आए हों। इस तरह से रात की जो तस्वीर निकल कर आई महाकुंभ की, वैसे ही भव्य दिव्य नजर आ रही है। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है और इस बार प्रयागराज 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वहीं 2013 में महाकुंभ और 2019 में कैसे रहा कुंभ, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। अध्यात्म, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि के संगम महाकुंभ की तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2025 महाकुंभ से विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार के महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। इसीलिए इस बार महाकुंभ में योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी नई सुविधाएं प्रदान करने जा रही है, जिससे प्रयागराज इन 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वही बात अब पिछले महाकुंभ और कुंभ के रोचक आंकड़ों की करें तो 2013 महाकुंभ 55 दिनों तक चला था। 20 वर्ग किलोमीटर में मेला क्षेत्र था। तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आए थे। सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए महाकुंभ मेले पर खर्च किए थे। महाकुंभ मेले में 6000 टन गेहूं, 16500 टन चीनी, 9600 टन चावल खाया गया था। वहीं महाकुंभ मेला 2013 में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेला क्षेत्र में 12 हेल्थ सेंटर बनाए गए थे। 243 डॉक्टर, 257 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई थी। लोगों की सुरक्षा के लिए 2013 महाकुंभ मेला क्षेत्र में 30 पुलिस स्टेशन, 71 पोस्ट बनाकर 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वही बात 2019 में हुए कुंभ मेला की करें तो उस वक्त सूबे में योगी सरकार ने महाकुंभ 2013 से 3 गुना ज्यादा बजट कुंभ 2019 के लिए आवंटित कर लोगों के बीच बड़ा संदेश दिया था। 55 दिनों तक चले कुंभ 2019 में तकरीबन 12 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। 45 वर्ग किलोमीटर तक मेला क्षेत्र फैला हुआ था। योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए मेले पर खर्च किए थे। मेला क्षेत्र में 1000 सीसीटीवी लगाए गए थे। 250 किलोमीटर की नई सड़क बनाई गई। 40,700 एलईडी लाइट्स मेला क्षेत्र में लगाई गई थी। 22,000 टॉयलेट बनाए गए। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी पर 22 पॉन्टन ब्रिज बनाए गए। कुल मिलाकर कुंभ 2019 का सफल आयोजन 2013 महाकुंभ से कई मायनों में बेहतर रहा। वहीं इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है। मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। भक्ति और आस्था के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महाकुंभ के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। लापता छात्र का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। छात्रा के कमरे से एक नोट बरामद हुआ। नोट में लिखा हुआ, अपनी मर्जी से जा रही हूं। 3 दिन पहले राजीव गांधी इलाके से निकली थी यह छात्रा। परिजनों के साथ पुलिस की टीम तलाश कर रही है। बिहार निवासी छात्रा कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी। तो जो नोट बरामद हुई है उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, यानी कि बिना किसी दबाव के, कोई भी उसको मेंटल प्रेशर भी नहीं था। अब अपनी मर्जी से वो क्यों जा रही है, कहाँ गई है, ये फिलहाल ये सवाल भी है। और ये सवाल तभी सुलझ पाएंगे जब वो छात्रा पुलिस और अपने परिजनों के हाथ लग पाएगी। और इसीलिए परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सीधे पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजन मिलकर ही तलाशी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है।
श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीर सामने आई है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बार वे लोग भी इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे जो पिछले साल ऐतिहासिक प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। तो आपको ये ध्यान होगा क्योंकि 22 जनवरी पिछले साल 2024 को ही 5 साल के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए थे। भव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से उनको विराजित किया गया था और भव्य दिव्य तरीके से अयोध्या को सजाया भी गया था। अब क्योंकि 1 साल पूरे हो जाने हैं तो पहली वर्षगांठ के लिए भी अयोध्या फिर से सज धज के तैयार रहेगी। फिर से धूमधाम से 1 साल को सेलिब्रेट किया जाएगा रामलला के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट में कहा कि राजनीति में एम्बिशन नहीं बल्कि मिशन के साथ आना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वो भी मनुष्य हैं, देवता नहीं। सुनिए जरा। मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूं, आई फील नर्वस। इट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी टू हैव। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। Along the way today we will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी similarities हैं जिसके बारे में किसी ने आज तक बातें नहीं की है। तो सर मुझे माफ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं हो। हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं? ऐसे राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है। Should we be worried about what is happening in the world? इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है और लगातार कहता हूं मैं शांति के पक्ष में हूं। और सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में as somebody who grew up in a South Indian middle class family, बचपन से ये कहा गया था पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। और वहीं दिल्ली दंगा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ। हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोपी उमर खालिद और उनके पिता बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली लाए थे। उमर खालिद के पिता जहांगीरपुरी भी गए थे और वहां पर दंगे भड़के। इन्हीं घुसपैठियों ने शाहीन बाग में प्रदर्शन किया और राजधानी की सुरक्षा को खतरे में डाला। देश के टुकड़े करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, उन सबको आश्रय देने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली के दंगे हुए तो उन गुनहगारों को पालने का काम भी अरविंद केजरीवाल के लोग ही कर रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो कितना घिनौना, कितना घृणित है, वो धीरे धीरे सबके सामने आ ही रहा है। 2019 से लेकर 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन देश भर में सुर्खियां बना था। अब इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ रची गई एक साजिश थी। ये बयान दिल्ली पुलिस का है जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दिया।
पुलिस ने ये बात दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग उठाते हुए कही। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि शाहीन बाग में साजिश के तहत प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। शर्जील इमाम और आसिफ मुस्तबा इसके मास्टरमाइंड थे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए बाहर से लोगों को लाया गया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे और सीक्रेट मीटिंग के जरिए हिंसा फैलाने और चक्का जाम की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस की तरफ से कोर्ट के कई चैट्स और वीडियो सबूत भी दिखाए गए, जिसमें वो चैट भी शामिल थी जिसमें स्थानीय लोगों ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन का विरोध किया था। शाहीन बाग में दिसंबर 2019 को महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हुई थी। इस प्रदर्शन के दौरान सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहीं विपक्षी दल के कई नेता भी शाहीन बाग पहुंचे थे। 24 मार्च 2020 को महिलाएं प्रदर्शन स्थल से हट गई थी। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध में दंगों की शुरुआत की गई। फरवरी 2020 में दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। 23 से 26 फरवरी तक हुए दंगों में करीब 53 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में हुए दंगों से 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग में प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। उसका असली मकसद सिर्फ हिंसा करना था। पुलिस ने इससे जुड़े कई सबूत भी कोर्ट में पेश किए। 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में कई प्रदर्शन हुए, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग उसके केंद्र में था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, वहां से खबर है। तिरुपति मंदिर में भगदड़ मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया और 3 का ट्रांसफर भी कर दिया। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हो गए थे। वहीं सीएम नायडू ने तिरुपति मंदिर में हुए भगदड़ में घायल लोगों का अस्पताल पहुंचकर हाल भी जाना है। बड़ा एक्शन लिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा भगदड़ मामले में, जहां पर 40 लोग घायल हुए थे और 6 लोगों की जान गई थी। उस मसले में सीएम एक्शन लेते हुए 2 को डीएसपी को सस्पेंड किया है तिरुपति के, और साथ ही 3 का ट्रांसफर भी किया। मतलब 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें डीएसपी भी शामिल है, और 3 का ट्रांसफर कर दिया गया है। कोटा में कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक विवेक कुमार एक कोचिंग संस्थान में कार्यरत था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। विवेक कुमार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है। फिलहाल मौत की वजह क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़के जो करीब 24-25 साल का है, जिसके सूचना मिली थी कि भाई कुछ खा लिया है वो फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने मत कोशिश किया है। आगे के परिजन आने पर असलियत पता की जाएगी क्या है। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए घना कोहरा बड़ी मुसीबत बनकर आया है। कोहरा इतना है कि सब कुछ उसमें गुम है। विजिबिलिटी 0 होने से घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार ऐसी थम गई है कि 20 से ज्यादा स्पीड का चलना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि शीत का कहर कितना जबरदस्त है। भीषण ठंड के साथ कोहरे ने भी हालात बिगाड़ दिए हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। काफी बच कर सड़कों पर भी चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा घना कोहरा, और ना सिर्फ घना कोहरा है, घने कोहरे के साथ ठंडी हवा भी चल रही है, यानी ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आप देखिए सुबह भी, तीसरी तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। सुबह भी देखिए गाड़ियों के हेडलाइट्स ऑन है, ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाए।
रफ्तार इतना घना कोहरा है कि स्वाभाविक सी बात है कि 20 से ज़्यादा आप स्पीड में गाड़ी चला भी नहीं सकते, और वैसी ही गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर भी आ रही हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान के 16 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। ये सभी कर्मचारी एक एटॉमिक एनर्जी माइन साइट पर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें वाहन से अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। इस अपहरण की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने ली। टीटीपी के प्रवक्ता ने कहा कि 8 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 8 अभी भी उनकी हिरासत में हैं। और इस अपहरण के फौरन बाद टीटीपी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बंधक पाकिस्तानी कर्मचारी अपनी सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की गुहार लगाते नजर आए। और इस बीच पाकिस्तान से एक और खबर भी आ रही है। वहां के आर्मी चीफ डरे डरे घूम रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर जहां भी जाते हैं वहां लॉकडाउन लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते शनिवार को पाकिस्तान के तुर्बत में एक फिदायीन हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्स के 47 सैनिक मारे गए, 30 से ज्यादा घायल हो गए। इतनी बड़ी घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ का दौरा होना तय था, लेकिन तुर्बत इलाके में असीम मुनीर का दौरा हुआ या नहीं, इसकी जानकारी पाकिस्तानी फौज ने गुप्त रखी। अमूमन असीम मुनीर कहीं दौरे पर जाते हैं और दौरे पर तो उसकी तस्वीरें भी जारी की जाती हैं, लेकिन तुर्बत में आत्मघाती हमले के बाद के हुए उनके दौरे पर अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अमेरिका के जंगल में 3 दिन से लगी भयानक आग और ज्यादा भड़क गई है। हाहाकारी आग में बॉलीवुड के जल जाने का खतरा, माफ करिएगा, हॉलीवुड के जल जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के बंगले आग में जलकर खाक हो गए। अमेरिका में जंगल से फैली आग ने 3 लाख लोगों को खतरे में डाल दिया। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग शहर तक पहुंच गई। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 17,200 एकड़ इलाका जलकर राख हो गया। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जल गईं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा। जंगल में फैल रही आग से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है।